हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 1 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी हो रही है, मतलब एक नए साल की शुरुआत हो रही है। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं डेली के डेली। जो पीडीएफ है इसमें स्टैटिक जीके भी मैं आपको देता हूं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे एक किताब के बारे में पूछा था। मेरा सवाल यह था कि एक किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है दादा भाई नेहरू जी। जिन लोगों ने भी फोर्थ आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है। अब देखिए, जो किताब है, इस किताब को लिखा था 1867 में दादा भाई नेहरू जी ने। और इसके अंदर दादा भाई नेहरू जी ने यह बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर भारत को खोखला कर रहे हैं और भारत से ही कमा के ब्रिटेन को पैसा दे रहे हैं और भारत लगातार पॉवर्टी की तरफ जा रहा है, मतलब गरीबी की तरफ चला जा रहा है बहुत ही गति से। यह किताब काफ़ी प्रख्यात हुई। केवल अभी नहीं, उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गई थी। दादा भाई नेहरू जी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इवन इतना ही नहीं, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी है। और ये साल था 1886। 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी गई। उसी के अगले साल 1886 में कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की मीटिंग की। और दादा भाई नेहरू जी पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो मेरी इस किताब को आप अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। अभी तक केवल थ्योरी बुक लॉन्च थी, अब स्टैटिक जीके की ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने लॉन्च कर दिए हैं। तो दोनों किताबों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, तो आप जिसमें भी प्रेफर करते हो वहीं से सीधे ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 33,700 करोड़ के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को विजिट किया और वहीं से हरी झंडी दिखाकर एक पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत करी और साथ में 33,700 करोड़ से चलने वाली नई कई सारी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया। अब देखिए, इसके अंदर इस पैसे की मदद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 3 लाख लोगों को घर दिए गए हैं और उनका गृह प्रवेश हो चुका है। दूसरी चीज़, बिजली के उत्पादन के लिए भी ये पैसा दिया गया है। पेट्रोलियम की एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो कि 540 किलोमीटर लंबी होगी और साथ के साथ हज़ारों लोगों को रोजगार भी इसके अंतर्गत मिलेगा और एक पैसेंजर ट्रेन की तो शुरुआत करी ही गई है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं बच्चे के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त किया जाएगा पहले से। इस टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साई। क्या नाम है? विष्णु देव साई। और यहाँ के गवर्नर हैं रामेन डेका। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रामेन डेका। अभी हाल ही में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड रीजन में आप्सपा को कितने अगले महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो देखिए, आप्सपा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। पहले तो आप समझ लीजिए पावर होती क्या है। हमारे संविधान में एक ऐसी पावर दी गई है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि कभी भी सिचुएशन अगर ऐसी हो जाती है कि जहां पर वायलेंस वगैरह हो, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व एरिया डिक्लेयर करके वहां पे आर्मी डिप्लॉय करी जा सकती है या फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करी जा सकती हैं। तो इस टाइम पर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर पिछले 1 साल से लगातार कास्ट को लेकर हिंसा हो रही है और ऐसे हिंसा के चलते अभी तक आप्सपा लगा हुआ था। अगले 6 महीने के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। एक और ख़ास बात है, आप्सपा जो है ये एक बार में मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही अप्लाई हो सकता है। तो ये 6-6 महीने करके एक्सटेंड होता रहता है। पहले एक टाइम हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर में भी आप्सपा लगातार लगा रहता था, फिर काफ़ी टाइम तक गवर्नर रूल भी वहाँ पर रहा। बट हाँ, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई हिस्सों में ऐसा हमेशा रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि वायलेंस क्रिएट करती हैं और आपस में लड़ रही हैं। और मणिपुर का जो वायलेंस इंसिडेंस है वो किससे अछूटा हुआ है लास्ट ईयर का।
अच्छा, इसके लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 है जिसमें प्रावधान है। हाल ही में सीरिया के ट्रांजिशनल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं अहमद अल शरा। तो ये इंटर्म प्रेसिडेंट रहेंगे सीरिया के। सीरिया में जो पुरानी सरकार चल रही थी तो पुराने प्रेसिडेंट थे बशर अल असद। तो अब इनके खिलाफ विद्रोह हो गया और इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया और अहमद अल शरा जो हैं ये अब इंटर्म प्रेसिडेंट होंगे सीरिया के। जब तक नई सरकार नहीं आ जाती तब तक ये प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करेंगे। सीरिया में वैसे से भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और अहमद अल शरा जो हैं ये एक टाइम के रेबेलियन कमांडर हैं। पहले ये आर्म्ड फोर्सेस में भी हुआ करते थे और उसी टाइम पर ये रेबेलियन कमांडर बन गए थे। सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गए और अब ये इंटर्म प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रहे हैं। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। क्या बोलते हैं? दमास्कस। ये कौन सी एयरफोर्स है जो कि एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं इनियोचॉस 2025? तो इनियोचॉस 2025 को कौन सी एयरफोर्स होस्ट कर रही है? तो ये है हेलेनिक एयरफोर्स। और ये हेलेनिक एयरफोर्स कहाँ की है? तो ये जो ग्रीस की एयरफोर्स है ना, इसको हेलेनिक एयरफोर्स बोला जाता है। तो इनियोचॉस जो है ये ग्रीस में आयोजित करी जा रही है और ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत कल के दिन हो चुकी है। 31 मार्च से हो चुकी है शुरुआत और ये चलेगी 11 अप्रैल तक। बाय द वे आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें हिस्सा लेने के लिए गई हुई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें और साथ में IL-78 और C-17 जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं ये भी हिस्सा लेने गए हैं यहाँ पर। बाय द वे भारतीय वायुसेना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में करी गई थी। अभी हाल फिलहाल में एक इंद्र एक्सरसाइज हुई है। कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये एक्सरसाइज कौन से देश से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं? तो रशिया के साथ कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज इंद्र। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इस बार ये चेन्नई में हो रही है। कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई जाएगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना करी जाएगी और ऐसा होगा आने वाले 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के कटरा स्टेशन से इसको रवाना करेंगे। अभी तक देखिए क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये नई दिल्ली से लेकर माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा तक चलती थी। ठीक है, तो अब ये कटरा से भी आगे चलेगी और कटरा से आगे चल के कश्मीर के बारामूला तक जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चली थी कहाँ से? ये वाराणसी से चलाकर नई दिल्ली तक चलाई गई थी। उसके बाद दूसरी चली नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा तक चली। अब ये कटरा से बारामूला तक और आगे बढ़ा दी गई है। तो बारामूला कश्मीर में आता है और कटरा जम्मू रीजन में आता है। ओके, तो अभी तक कश्मीर में कोई भी वंदे भारत नहीं थी, ये पहली वंदे भारत होगी अब कश्मीर की। ये काफ़ी पहले चल जानी चाहिए थी लेकिन कश्मीर हाई टेरेन है, मतलब ऊंची वादियां हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और अब जाकर फाइनली ये सपना पूरा हो पाएगा वंदे भारत का यहाँ पर। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है जो बारामूला तक जाएगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका रूट है। 38 टनल से होकर ये गुजरेगी। इतना ही नहीं, 927 ब्रिजों से होकर गुजरेगी, छोटे बड़े। और इन 927 ब्रिजों में से एक ब्रिज आएगा जो कि 1315 मीटर लंबा है, मतलब 1 किलोमीटर 300 मीटर तक लंबा है। और ये है चेनाब ब्रिज। चेनाब केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चेनाब ब्रिज की जो हाइट है ये आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंची है। साल 2025 का ताशकंद ओपन आगजामोव मेमोरियल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये मात्र 20 साल के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। ये हैं निहाल सरीन। तो इन्होंने इस बार 2025 का ताशकंद ओपन मेमोरियल टाइटल अपने नाम कर लिया है। 10 में से 8 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए हैं। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है रिचर्ड चैम्बरलेन। क्या नाम है? रिचर्ड चैम्बरलेन। 90 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो पहले की बात तो ये कि एक अमरीकी मूल से बिलोंग करते थे, अमरीकी थे। और दूसरी बात ये कि ये प्रख्यात अभिनेता थे और ये टीवी सीरीज़ में भी काम करते थे और फिल्म एक्टर भी रह चुके थे। और ख़ासकर जो इन्हें प्रसिद्धि मिली या आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा इन्हें फेम मिला वो इन्हें टीवी सीरीज़ से मिला।
1961 में पहली बार ये टीवी सीरियल्स में आए और एक इनका जो किरदार था ये था डॉक्टर किल्डेर का किताब। तो ये जो टीवी सीरीज़ में इन्होंने काम किया था ये केवल अमेरिका में ही नहीं पूरे यूरोप में भी काफ़ी फेमस हुए। उसके बाद 1970s में और 1980s में ये मूवीज़ में भी काम करने लगे और दुनिया भर में छा गए। लेकिन अगर बात करी जाए कि ये आखिरकार किसके लिए जाने गए, तो आखिरकार ये अपनी टीवी सीरीज़ के लिए ही जाने गए। बाद में इनको एक और खिताब दिया गया इनकी छोटी छोटी टीवी सीरीज़ की वजह से। इनको किंग ऑफ मिनी सीरीज़ का भी खिताब दिया, किंग ऑफ मिनी सीरीज़। ठीक है, तो टीवी का एक बहुत बड़ा नाम रिचर्ड चैम्बरलैन, जिनका अब निधन हो गया है। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा भारत के स्माइल प्रोग्राम को फंडिंग करी जाएगी? और जो स्माइल प्रोग्राम है ये भारत में लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम करेंगे। देखिए, लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि भारत में ऐसे पोर्ट्स जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो अब देखिए है क्या स्माइल प्रोग्राम है। स्माइल प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत भारत का जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाना है और इसके लिए एडीबी भारत को फंड करेगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो लोन देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। अभी 3 महीने पहले ही ये एडीबी के प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने जगह ली है मसात्सुगु असाकावा की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। अमेरिकी सरकार के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्पेशली नॉमिनेट किए गए इनका नाम है जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इस टाइम पर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है उसमें हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर भी हैं। और इतना ही नहीं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ और मेडिकल रिसर्च से भी जुड़े हुए हैं। तो इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में डायरेक्टर के रूप में अब इनको अपॉइंट किया गया है। और वोटिंग हुई थी, पहले इनका नॉमिनेशन किया गया, नॉमिनेशन के बाद वोटिंग हुई तो 53 वोट इनके फेवर में पड़े और 47 वोट इनके खिलाफ पड़े, तो ये आसानी से जीत गए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का आ रहा है और यह मनाया जाएगा 21 जून को। तो इसके लिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या थीम दी है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यह थीम अनाउंस करी गई है और इस बार की थीम होगी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ध्यान रखिए, पूरी दुनिया को योगा भारत ने ही दिया हुआ है। पहली बार इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा साल 2014 में अनाउंस किया गया था और 2015 से इसको मनाया जाने लगा। तो 2015 से लेके हर साल 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ये थीम दी है। तो इस थीम का मतलब यह है कि ये भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस बार इंटरनेशनल योगा डे की थीम होगी। नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन्होंने कौन से आईआईटी या आईआईएम के साथ पैक्ट साइन किया है? और इनके साथ मिलकर इन्होंने एक हैकेथन लॉन्च करी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई के ऊपर। तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इन्होंने एक हैकेथन लॉन्च करी है। हैकेथन का मतलब एक वर्कशॉप काइंड ऑफ इन्होंने लॉन्च करी है। अब जिसमें क्या होगा कि जनरेटिव एआई के ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है और साथ में एक मेन फैक्टर ये है कि देखिए है क्या कि फिनेंस से जुड़े हुए जो बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट में कहा गया किसी विभाग में कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री का 1967 से लेकर 2015 तक का जितना भी डेटा है फाइनेंस का वो निकालिए। ठीक है, अब ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जितनी जितनी योजनाएं लॉन्च करी गई हैं उनको कितना कितना पैसा दिया गया है, उनको स्टेट गवर्नमेंट में कितना कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कितना लोगों के अकाउंट तक पहुंचा, कितने हॉस्पिटल्स तक पहुंचा, ये सारा डेटा फाइनेंशियल डेटा आप सोच लीजिए इसकी एंट्री करोड़ों में होगी। इस तरीके के डेटा को ईजिली रीड आउट करने के लिए और समझने के लिए ये जनरेटिव एआई लॉन्च किया जाएगा और इसमें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की मदद आईआईटी कानपुर करेगा।
ध्यान रहे, कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था आईआईटी कानपुर इंडियन आर्मी के लिए रोबोट्स बना के तैयार कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट ये बताती है कि 2026 में जो क्रेडिट ग्रोथ होगी भारत के बैंकों की, ये कितने प्रतिशत होगी। तो इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2026 में क्रेडिट ग्रोथ भारत के बैंकों की 13% होगी। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बैंक जो भी लोन देते हैं, मतलब क्रेडिट देते हैं, उन लोन से जो बैंकों की कमाई होती है वो कितने प्रतिशत होगी। तो 13% हो जाएगी ये कमाई। इस टाइम पर 2025 में अगर बात करें तो ये 11.2% चल रही है। इससे बढ़कर 2026 में 13% हो जाएगी ये। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूपीआई ये कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था। मतलब भारत में जो यूपीआई आज की डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है ना, तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये सरकार ने कब लॉन्च किया था। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी स्टेनो 2024 में 10/12 को पूछा गया है, मतलब 10 दिसंबर को पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। टेक्स्ट बुक में आप कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं और मेरा डिस्काउंट कोड लगा के आपको 30% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा डिस्काउंट कोड है सुल्तान। इसकी मदद से आप कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।